समर्पण लाइव क्लासेस में आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे लोग बहुत टिपिकल समझते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई शिक्षा और मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है और ये क्यों आए, कैसे, क्या व्यवस्था बनी। तो देखिए, इस बात को जानने से पहले मैं आपके सामने 3 बातें रखता हूं। जैसे कुछ प्रश्न हमारे जैसे सबसे पहले एक टीचर के लिए क्या आवश्यक है कि भाई वो जब अपनी क्लास में जाता है तो उसके दिमाग में 3 बातें जरूर घूमती हैं। क्या, क्यों और कैसे। अब ये क्यों घूमी, क्या इसका उत्तर होना चाहिए। तो क्या का मतलब क्या, जब भी कोई टीचर क्लास में जाता है तो उसके लिए आवश्यक होता है कि भाई बच्चों को हमें क्या पढ़ाना है। तो ये इसका जो संबंध है, इस क्या का संबंध वो किससे हुआ, हमारा किसी भी चाइल्ड से। और हमें क्यों पढ़ाना है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि जब हम अपनी क्लास में जा रहे हैं तो बच्चों को हमें कुछ ना कुछ ज्ञान देना है, तो कोई ना कोई पाठ्यक्रम हमको लेके चलते हैं और पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है एक निश्चित समय अवधि को लेकर। तो इस क्यों का उत्तर हमारा शिक्षा से, एजुकेशन से हम बात करते हैं कि जो हमारा जो हिस्सा है वो एजुकेशन का पार्ट है। और हम किस विधि से पढ़ाएं, हम कैसे पढ़ाएं कि बच्चे हमारी बात को समझें, जानें। तो उसका उत्तर जानने के लिए हमें जो बात आती है वो आती है हमारे साइकोलॉजी की, कि वो हमें बताता है कि हमें कैसे अपने विषय को पढ़ाना चाहिए। और यही मूलभूत उद्देश्य है कि हम किसी बच्चे को क्या सिखा सकते हैं। उसके लिए 2 बातें आवश्यक हैं। यदि एक टीचर होने के नाते हम 2 बातें बच्चों को बताने में सफल हो गए कि पहली बात, बच्चे के अंदर जो विषय आप पढ़ा रहे हैं, अगर आपने उस विषय में रुचि पैदा कर दी तो बच्चा फिर ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है पहली बात के साथ, वो है आपका, उसे जिज्ञासु बना दें हम। उसे हम जिज्ञासु बना दें, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी डेवलप हो गई, क्योंकि एक टीचर होने के नाते यदि आपने अपने विषय में बच्चे को जिज्ञासु बना दिया और बच्चे के अंदर आपने रुचि पैदा कर दी, तो समझ लो आपका जो ड्यूटी है, जो एक टीचर की एक ड्यूटी बनती है कि भाई बच्चे को उस विषय का ज्ञान हो जाए, बच्चा उस विषय में पारंगत हो जाए। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि बच्चे में हम रुचि पैदा कर दें और उसको जिज्ञासु बनाएं। अब एक टीचर के लिए 2 बातों को बताने से पहले मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई संसार का सबसे जल की शुद्ध अवस्था क्या है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का उत्तर आता है वर्षा का जल। अब देखिए, वर्षा का जल जो है हमारे जीवन में 2 प्रकार से काम करता है कि जब वो जमीन में मिट्टी के संपर्क में आता है तो क्या बनाता है, कीचड़। और देखिए क्या भगवान की लीला है कि उस कीचड़ को साफ करने के लिए भी हमें वर्षा, उसकी जल की ही आवश्यकता होती है। तो काम वही है, एक पानी क्या कर रहा है, मिट्टी के संपर्क में आने पर उसे कीचड़ बना रहा है, और दूसरा पानी, वही पानी उस कीचड़ को साफ करता है। तो हमें टीचर की परिभाषा भी यही है कि कुछ टीचर समाज में क्या पेश कर रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें क्या करना है, उस गंदगी को साफ करना है। और यही शिक्षा मनोविज्ञान की बात को अगर मैं कहूँ कि आगे बढ़ाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब शिक्षा की यदि हम बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 बातें हमको जाननी पड़ेंगी, तो वो बात आती है हमारे लिए कि शिक्षा क्या है। शिक्षा, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि एजुकेशन, उसको इंग्लिश में कहते हैं, और ये जो शब्द है जो लैटिन भाषा के 2 शब्दों को, एडुकेयर और एडुसियर। अब एडुकेयर जो शब्द है वो भी 2 शब्दों से मिलकर इसको हम तोड़ सकते हैं, ई प्लस ड्यू को। अब ई का जो मतलब होता है, ई का मतलब अंदर से, और ड्यूको का मतलब बाहर निकालना। जो बच्चे के अंदर अंतर्निहित जो भी क्षमताएं हैं उसको बाहर निकालना शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो इसीलिए जो शिक्षा शब्द की जो व्याख्या है वो एजुकेशन, अंग्रेजी का शब्द,
इसको हमने एडुकेयर ई प्लस ड्यू को सब से लिया, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चे के अंदर जो भी कुछ अंतर्निहित जो भी शक्तियां हैं उनको बाहर निकालने की जो भी क्षमता है, उसे हम एजुकेशन पार्ट से हम जोड़ते हैं। दूसरी बात, एडुसियर जो शब्द है उसकी जो व्याख्या क्या है, नेतृत्व प्रदान करना, बच्चे में ऐसी क्षमता प्रदान करना कि बच्चा नेतृत्व कर सके, अपने विषय का ज्ञाता बन सके, ये हमारा उद्देश्य होता है। अब यदि हम बात करें कि जो प्राचीन पौराणिक काल से यदि बात करें तो देखिए, शिक्षा शब्द का जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना, सिखाना। अब जब बच्चा इस संसार में आता है तो बिल्कुल असहाय होता है, और बच्चे को सीखने सिखाने की प्रक्रिया को ही हमने क्या नाम दिया, शिक्षा नाम दिया, एजुकेशन नाम दिया। और जो साइकोलॉजी पार्ट है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कैसे बच्चे को हम कैसे जोड़ें कि वो शिक्षा जो भी हम दे रहे हैं, दो बातों को ध्यान में रख के बच्चे के अंदर हमें रुचि पैदा करनी है, उसे जिज्ञासु बनाना है, और जिज्ञासु बनाने के लिए जब तक बच्चा को हम उस विषय में रुचि पैदा नहीं कर पाए तो हमारा शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अब देखिए, जैसा कि दो बातें और भी हैं, ज्ञान और शिक्षा। ज्ञान और शिक्षा में बहुत अंतर है। जैसे मान लो अगर हम कहें कि संत कबीरदास जी के बारे में कहते हैं, वो उन्होंने खुद कहा है कि मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गई ना हाथ, कि मैंने कोई कागज नहीं छुआ, कोई भी कलम नहीं गई। लेकिन देखिए, उनको इतना ज्ञान था कि उन्होंने साखी, सवद और रमैनी पुस्तक का जो है उनकी किताबों में उनके दोहों को संग्रहित किया गया, और बीजक नाम की पुस्तक में उनका भंडारण किया गया। और देखिए, आजकल का जो वर्ग है वो उस पर पीएचडी कर रहा है। तो शिक्षा देना और ज्ञान प्राप्त होना बहुत अलग बातें है, और हमें उसी व्यवस्था में लाने के लिए इस विषय की आवश्यकता पड़ती है। और यही मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको इस विषय की जो तह है उस वक्त तक मैं आपको पहुंचा सकूं। मेरा प्रयास है कि मैं जितना भी है आपसे उसकी हम चर्चा करते हैं, आपको तो कोशिश करता हूं कि आपकी समझ वाली बात आए कि इस विषय में हम कैसे आपकी सी-टेट और यूपी-टेट की जो भी परीक्षा होती है उसमें कैसे 30 में से अधिकतम नंबर ला सकते हैं। अब जो आपका पेपर है टेट और सी-टेट की यदि हम चर्चा करें तो उसमें जो पेपर में जो आपका जो टॉपिक है वो आता है बाल मनोविज्ञान को लेकर। अब बाल मनोविज्ञान की यदि हम चर्चा करें तो बाल मनोविज्ञान शब्द पर सबसे पहले यदि काम किया तो वो काम किया बर्क महोदय ने। बाल मनोविज्ञान शब्द पर 16वीं शताब्दी में बर्क महोदय ने सबसे पहले इस पर काम किया। और इसके बाद यदि हम बात करें तो पेस्टोलॉजी महोदय का नाम आता है। पेस्टोलॉजी महोदय ने अपने 3.5 वर्षीय बच्चे पर अध्ययन किया, बाल अध्ययन किया, और उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी, बेबी बायोग्राफी। एक किताब लिखी, उसके बाद बेबी बायोग्राफी। 3.5 वर्षीय बच्चे के ऊपर अध्ययन किया था, और उसके बाद जो भी उसमें उन्होंने चेंजेस देखे उसके लिए उन्होंने बेबी बायोग्राफी पुस्तक लिखी। और इसके बाद यदि हम बात करें कि यदि हम कहें कि आपसे भाई बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, तो बाल मनोविज्ञान पर सबसे ज़्यादा जो काम किया, जिसने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ाया, वो थे स्टैनले हॉल महोदय। तो स्टैनले हॉल महोदय को हम बाल मनोविज्ञान का पिता कहते हैं। स्टैनले हॉल महोदय का नाम आप लोग जब किशोरावस्था की जो परिभाषा आती है कि जो किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है, उसमें आप लोग इसका नाम सुनते हैं। तो स्टैनले हॉल महोदय को हम बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ये सारे आपके क्वेश्चन हैं जो कि यूपी टेट से आपके आते हैं पेपर में, तो आप इसे देख सकते हैं कि स्टैनले हॉल महोदय में। और देखिए, एक मनोवैज्ञानिक और जिसमें क्रो एंड क्रो का नाम आप सुनते हैं कि क्रो एंड क्रो ने तो ये तक कहा कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालकों की शताब्दी कहलाती है। क्रो एंड क्रो महोदय ने तो यहाँ तक कहा कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी कहलाती है। और इस वाली बात को हम एक बात और कह सकते हैं कि अब देखिए, यहाँ पर दो आप लोग नाम सुन रहे हैं, क्रो एवं क्रो। क्या ये दोनों नाम एक ही है? तो ये दोनों नाम एक नहीं है। इसका भी आप जान लीजिएगा। जो पहले क्रो या किसी भी क्रो को आप ले लीजिएगा, एक का नाम है लीस्टर क्रो और जो दूसरे हैं उनका नाम है एलिस क्रो। तो ये दोनों मनोवैज्ञानिक अलग अलग, आप लोग इसमें कोई कन्फ्यूजन ना पालिएगा कि शायद ये दोनों एक ही हैं, दोनों ने, ऐसा नहीं है, अलग अलग व्यक्ति हैं। और एक का नाम लीस्टर क्रो और एक का नाम एलिस क्रो। अब बात आती है कि जो पहला टॉपिक जो आपका आता है
यूपी टेट में इसके संदर्भ में बाल मनोविज्ञान में, तो उसको आप लोग ऐसे पढ़ते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, आप किशोरावस्था, इन टॉपिकों में आप पढ़ते हैं। तो उससे पहले भी एक आपका जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल मनोविज्ञान का, वो आता है अभिवृद्धि और विकास। अब अमूमन किताबों में आप लोग देखेंगे कि उसमें वृद्धि और विकास की चर्चा लिखी होती है। तो वृद्धि क्या है कि एक सामान्य भाषा का, सामान्य बोलचाल का एक शब्द है, जैसे आम आदमी भी कहता है वृद्धि, लेकिन जो साइकोलॉजी का जो ज्ञाता है वो उसे नाम पड़ता है अभिवृद्धि। अब अभिवृद्धि को ग्रोथ वर्ड से आप लोग सभी जानते हैं, ग्रोथ, वृद्धि, अभिवृद्धि। हम लोग क्यों? क्योंकि हम लोग मनोविज्ञान के जानने वाले हैं, मनोविज्ञान को हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो हमें उसमें अभिवृद्धि शब्द को हम लोग पढ़ेंगे। और अगला विकास, जो अगला शब्द आता है वो आता है विकास। तो ये दो चीज़ें इस मनोविज्ञान के, ये जो बाल मनोविज्ञान है इसमें हम चर्चा करते हैं। और उसमें हम क्या पढ़ते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपका पार्ट आता है। अब कोई आपसे पूछे कि भाई अभिवृद्धि और विकास, क्या ये दोनों चीज़ें एक हैं? तो ये दोनों चीज़ें एक नहीं हैं। यदि मैं आपसे अगर ये कहूँ, एक बहुत छोटी सी बात, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या मैं कहूँ कि एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो कोई अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है इसकी। क्योंकि बिना अभिवृद्धि के विकास संभव नहीं है, और विकास बिना अभिवृद्धि के होता ही नहीं। क्योंकि बच्चा जब आया तो असहाय, बिल्कुल निर्जीव प्राणी की तरह आया। बच्चा आया तो बच्चा रोया। और देखिए, संत कबीरदास जी ने भी कहा कि हम जब जग में आए, हम रोए जग हंसा। और ऐसी करनी कर चलिए कि हम जब जग से विदा हुए तो हम हंस कर जाएँ और लोग रोए। तो इसका एक सीधी सी बात है कि हमारा जो विकास होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि हम समाज के लिए कुछ दे कर जाएँ। और यही हमारा शिक्षा का उद्देश्य भी होता है कि भाई शिक्षा के माध्यम से ही आदमी का विकास होता है। अब हमें जो पढ़ना है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत कि विकास कैसे होता है, क्या इसके अर्थ हैं, कैसे, अब इन शब्दों को ही हम ज़्यादातर पेपर में घुमा फिरा के आपसे पूछते रहते हैं और आप इसमें कन्फ्यूजन में घूमते रहते हैं कि ये क्या शब्द हैं। तो इनको हमें जानने के लिए अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपसे कुछ हम अंतर, डिफरेंस की यदि हम चर्चा करें, इसमें अभिवृद्धि और विकास में लगभग 15 आपके अंतर बनते हैं। और इन 15 अंतरों को जानने के बाद फिर मैंने समझता कि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है और ये क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें अभिवृद्धि की, तो मैं कुछ 3-4 बातें पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको अंतरों को एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो अभिवृद्धि क्या है कि शारीरिक पक्ष से संबंधित है। अभिवृद्धि जो होता है वो शारीरिक पक्ष से संबंधित होता है, और इसके अंतर्गत हम कोशिकाओं में वृद्धि को देखते हैं। जैसा कि जानते हैं कि हमारी जो भी शरीर की जो भी रचना है वो कोशिकाओं के द्वारा होती है। कोशिका जो है, कोशिकाओं का जो समूह होता है वो मिलकर ऊतक बनाता है, ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं, और अंगों से हमारे अंग तंत्र का निर्माण होता है, और अंग तंत्र पूरा क्या बनाता है, एक आपके शरीर की रचना करता है। तो उसी का एक पार्ट है। तो अभिवृद्धि जो संबंधित है वो हमारे शारीरिक पक्ष से संबंधित होती है। इसमें कोशिकाओं की वृद्धि को हम ध्यान में रखते हैं। और दूसरी बात, जब ये कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो भाई जाहिर सी बात है कि बच्चे की लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि होती है। जब लंबाई व चौड़ाई, जब भार में वृद्धि होगी तो बच्चे की लंबाई बढ़ती है। तो इसी आधार पर हम कुछ अंतरों को देख सकते हैं। तो उसमें जो पहला जो अंतर आपका जो आता है अभिवृद्धि में, पहला पॉइंट को अगर आप देखें तो वो जो पॉइंट है अभिवृद्धि के लिए, तो वो आता है कि केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला जो परिवर्तन। अभिवृद्धि का जो पहला अंतर जो आता है कि केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन को हम ध्यान में रखते हैं। और यदि हम बात करें उसकी विकास की, तो विकास क्या है कि संपूर्ण पक्ष में होने वाला परिवर्तन है। संपूर्ण पक्ष यहाँ पर क्या तात्पर्य है? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सब प्रकार का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का जो चौमुखी विकास है, उसकी हम चर्चा करते हैं। इसलिए उसमें संपूर्ण पक्ष पर ध्यान देते हैं। और यहाँ पर हम केवल जो आपसे जो भी चर्चा करते हैं अभिवृद्धि में, वो शारीरिक पक्ष की चर्चा करते हैं। अगर हम नेक्स्ट पक्ष की बात करें तो इसके अंतर्गत जो क्या हो रहा है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि होती है। अभिवृद्धि का जो सेकंड पॉइंट आता है कि बच्चे के अंदर लंबाई, चौड़ाई व भार में वृद्धि होती है। जबकि अभी अगर हम विकास में देखें तो बच्चे में कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। बच्चे की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अब बच्चे कह सकते हैं कि साहब कार्य क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो कार्य क्षमता से तात्पर्य यह है कि जो बच्चा पहले
गलती कर रहा था, बार बार समझाने पर भी नहीं समझ पा रहा था। जब बच्चे का विकास हुआ तो बच्चे ने क्या किया, उसमें गलती उसकी जो पहले मान लो फ्रीक्वेंसी वो हमने मान लो उसे छोटा आई पढ़ाया, तो आपने देखा कि पहली बार जब बच्चा लिखता है तो पता पड़ी कि जो अक्षर को घुमाना है वो नहीं घुमा पा रहा है। तो जैसे जैसे जो उसकी लिखने की कला विकसित हो गई तो वो हाल लिख देता है। तो हम क्या कहते हैं कि बच्चा इसमें पारंगत हो रहा है, बच्चा सीख रहा है, बच्चे का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। चाहे वो भाषा को लेकर हो, चाहे वो आपके गणित को लेकर हो, चाहे कैसे भी, अगर हम उसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बच्चा उसको सीख रहा होता है। तो सेकंड बात आती है कार्यक्षमता में वृद्धि। अब यदि हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट आता है कि जो अभिवृद्धि जो होती है वो उसका संकुचित अर्थ है। संकुचित अर्थ से क्या तात्पर्य है हमारा, कि इसका दायरा सीमित कर दिया। कि अभिवृद्धि क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि लंबाई किसी भी व्यक्ति की एक समय के बाद रुक जाती है, उसमें फिर वृद्धि नहीं होती है। जैसा कि अमूमन हम मानते हैं कि 16 साल तक की आयु तक बच्चे की बुद्धि का विकास हो चुका होता है, उसके बाद बुद्धि का विकास नहीं होता। बच्चे की लंबाई जो मैक्सिमम बढ़नी होती है वो 16 से लेकर 21 वर्ष तक बढ़ जाती है, उसके बाद फिर लंबाई नहीं बढ़ती। उसके बाहर में वृद्धि हो सकती है लेकिन लंबाई नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए ये इसका क्या अर्थ हुआ, संकुचित अर्थ है। लेकिन विकास की जब हम चर्चा करें तो विकास व्यापक, व्यापक शब्द है। व्यापक इसलिए कि जब से बच्चा इस संसार में आया और जब तक इस संसार से विदा होकर जाएगा, बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और हम सीख कर जाते हैं, वो हमारा क्या करती है, विकास करती है। तो इसलिए ये जो है ये व्यापक शब्द है। ये कैसा अर्थ है, ये संकुचित अर्थ में इसको हम लेते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ये जो केवल क्या है, एक पक्षीय है। अब एक पक्षीय है और ये बहुपक्षीय है। बहुपक्षीय मतलब मल्टी डायमेंशनल और ये यूनिडायमेंशनल। तो कैसे, मतलब इसका, क्योंकि अभी जैसा मैंने आपसे चर्चा की कि भाई एक पक्ष से तात्पर्य हमारा है शारीरिक पक्ष, और इसमें बहुपक्षीय से तात्पर्य क्या है, बच्चे का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक विकास को हम इस कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो वो बच्चे का विकास इसमें बहुपक्षीय है, और ये जो पक्षीय, ये जो आपका विकास है, ये आपका एक पक्षीय विकास की बात करता है। अगले यदि हम पॉइंट की बात करें तो ये क्या है कि अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। और यदि हम इसकी बात करें तो विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाला एक ये रूप है, जीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। और एक बात और कह सकते हैं कि इसका जो संबंध है, अभिवृद्धि का संबंध केवल आकार के बढ़ने से होता है। लेकिन यदि हम विकास की चर्चा करें तो इसका जो संबंध है वो संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। इसका संबंध संपूर्ण परिवर्तनों से तात्पर्य हमारा क्या, कि बच्चे का इसमें, जैसे मैंने आपसे कहा कि शारीरिक पक्ष का विकास हो रहा है, उसका नैतिक विकास होता है, बच्चे का चारित्रिक विकास होता है, बच्चे का संवेगात्मक विकास होता है। तो इसमें हम उसके जो चहुमुखी विकास की बात करते हैं, बच्चे का सर्वांगीण विकास की जो हम बात करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए, यदि मान लो हम केवल किताब पढ़ते रहें तो हमें किताबी ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमारा शून्य हो जाएगा। तो हमें उससे भी कहीं हमारा ऐसा ना हो कि एक पक्षीय डेवलपमेंट हो पाया, तो ऐसा भी हमें नहीं करना, क्योंकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ऐसे को समाज स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको हर क्षेत्र में अपना डेवलपमेंट करते हैं, और उसी के लिए शिक्षा का जो आधार है, मेन आधार, वो यही बनता है। अगली बात यदि करें कि हम इसको सीधे नाप तोल सकते हैं। भाई आपकी लंबाई बढ़ी, इसको हम नाप सकते हैं, 5 फुट 3 इंच हो गई, 5 फुट 5 इंच हो गई, या बच्चा अभी 4 फुट का है, या अभी 3 फुट 3.5 इंच का है, तो इसको मापा तोला जा सकता है। किसको, अभिवृद्धि को। लेकिन यदि हम विकास की यदि हम आपसे चर्चा करें तो इसका सीधे मापन संभव नहीं है। सीधे मापन क्यों संभव है, कि इसके लिए हमें क्या है, जैसे मान लो बच्चे ने गणित में एक्सपर्ट हो गया, गणित का जो भी उसका सिलेबस था, सपोज कीजिए बच्चा किसी क्लास में है, बच्चा 9th क्लास में ही है, तो 9th क्लास में जो भी इसका सिलेबस है, तो वो हम ऐसा मानते हैं कि भाई उस सिलेबस का जो भी उसको नॉलेज होनी चाहिए वो उसको हो गई कि नहीं होगी। तो क्या होती है, साल में या तो कोई विद्यालय 2 बार परीक्षा लेता है, हाफ ईयरली और मेन एग्जाम आपका हो गया, एनुअल एग्जाम हो गया। कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं कि मंथली टेस्ट लेते हैं, तो जो चैप्टर खत्म हुआ 1 मंथ में उसका टेस्ट ले लिया। तो टेस्ट लेने के बाद हमें क्या पता लगता है कि उसका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। अब आप देखें, अगर स्कूल की अगर आप जो चर्चा करें तो स्कूल में हम लोग क्या देखते हैं कि उसका हर प्रकार का हम चीज़ ध्यान रखते हैं। जैसे देखिए, जो बहुत अच्छे स्कूल होते हैं उन स्कूलों में प्रार्थना
प्रार्थना का समावेश करते हैं, कुछ जगह पर संसद का निर्माण भी किया जाता है। दूसरी बात, कई जगह पर योगा भी सिखाए जाते हैं। उसके बाद बच्चों के, अगर आपने देखा हो, जो समय सारणी जो बनाई जाती है किसी भी स्कूल की, तो समय सारणी जो होती है वो उसमें कठिन विषय सबसे पहले रखे जाते हैं। उसके पीछे जो हमारा साइकोलॉजिकल भी आधार है, क्योंकि आजकल जैसा कि आपको पता है कि जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब क्या है कि बच्चे को ध्यान में रखकर जो भी हम पाठ्यक्रम बनाएं, तो उसका निर्माण हमें उसके तहत ही करना चाहिए, ताकि बच्चे का हमें डेवलपमेंट को देखना है। अब जब इसकी चर्चा की कि भाई बच्चे का डेवलपमेंट की बात आती है, तो अब इसमें एक अगला पॉइंट और बन सकता है कि ये जो अभिवृद्धि है, ये कैसी होती है आपकी मात्रात्मक प्लस संख्यात्मक। अब मात्रात्मक और संख्यात्मक में क्या बातें आती हैं, तो देखिए 2 टर्म आप लोग पढ़ेंगे जो आपको बहुत कन्फ्यूजन भी डालते रहते हैं कि भाई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, 2 शब्दावली आप लोग इस पे जानते हैं कि ये क्या है। कि क्वांटिटेटिव का मतलब जाहिर सी बात है मात्रा से संबंधित है, क्वांटिटेटिव, और एक होता है हमारा संबंध क्वालिटेटिव से। तो क्वालिटी से मतलब हमारे गुणों की समावेश की हम बात करते हैं। क्वालिटेटिव की चर्चा यदि आपसे हम करें, तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, जैसे कोई चीज़ कितनी है, मान लो भार कितना, तो ये हमें क्या बताता है, क्वांटिटी बता रहा है। लेकिन बच्चा किस विषय में उसका डेवलपमेंट कितना अच्छा हो गया, ये हमें क्या बता रहा है, उसकी क्वालिटी की चर्चा कर रहा है। क्वालिटी क्या भाई, बात करने का सलीका, हमारा सवाल करने का मेथड क्या है, हमें डेफिनेशंस किस प्रकार से याद है, हम फॉर्मूले का यूज कैसे कर रहे हैं, हमें जो साइंस में जो भी कंसेप्ट हैं वो हमारे कितने क्लियर हैं। तो ये सारी बातें आती हैं आपकी क्वालिटेटिव, क्वालिटी की बात आती हैं। और जो क्वांटिटी की बात आती हैं, तो वो उसका संबंध मात्रा से, संख्या से। जैसे मान लो आपके किसी विषय में नंबर, जैसे अमूमन क्या होता है कि हम लोग रिजल्ट कार्ड देखते हैं और मैथ में 100 में से किसी बच्चे के 80 नंबर हैं, तो ये इसका क्वांटिटेटिव मूल्यांकन तो है। लेकिन हम करेंगे वाकई में बच्चे को 80 नंबर की नॉलेज है भी है कि नहीं। तो अगर ठीक मायने में उसे नॉलेज है 80 नंबर की, तो वो उसका कैसा डेवलपमेंट है, क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है। और इसीलिए देखिए, आप कई बार सुनते भी होंगे कि साहब बच्चे के नंबर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चे को हमने कोई चीज़ पूछी तो वो नहीं बता पाए। तो इसका मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और इसी की वजह से जो आजकल आप देखें कि कुछ लोग कहते सुनते हैं कि साहब पहले की शिक्षा बड़ी अच्छी थी, पहले का 8वीं पास की क्वालिटी देखिए और आज एमए पास की या बीए पास की क्वालिटी देखिए, तो क्यों गिर रही है। कभी आपने इस पर कभी कोई चिंतन मनन किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे अगर आप देखें, तो कहीं ना कहीं पर हमारी क्वालिटी में कुछ हम लोग समझौता कर रहे हैं। तो इसीलिए ये आज क्वांटिटी और क्वालिटी की बात जब बच्चों के बीच में आती है, तो ये कई बार हमको देखने को मिलती है, और हमें इन चीज़ों से बचना है। और इसीलिए हमें क्या करना है कि अपने ओवरऑल डेवलपमेंट की भी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखना चलना आगे। अगर हम आपसे अब आगे बात करें, तो ये जो अभिवृद्धि होती है, अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन जिसमें मतलब कि कुछ नया नया डेवलपमेंट होता है, उसे कहते हैं रचनात्मक। और इसमें रचनात्मक प्लस विध्वंसात्मक दोनों चीज़ शामिल हैं विकास में। अब कैसे भाई, ऐसे कि बच्चा पढ़ लिख तो क्या, लेकिन पता पड़ी कि उसको वो अपने माइंड का यूज वो किसी और ऐसे काम में कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप देखें साइबर क्राइम, क्या हो रहा है उसमें, कि साइबर क्राइम में वही लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व हैं जिसको कि कंप्यूटर की नॉलेज बहुत है, जैसे टेक्निकल माइंड उसका बहुत इतना अच्छा है कि उसे पता है कि जैसे ही वो फिंगर रखते हैं हम एटीएम पर जा कर के हमारा ये इसका पिन क्या है, तो उसके आपकी फिंगर्स की मूवमेंट से ही वो जान लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पर उसने क्या किया, अपने माइंड का जो यूज किया वो कहीं ना कहीं पर डिस्ट्रक्टिव माइंड की ओर वो कर रहा है। तो उससे क्या हुआ कि विध्वंसात्मक कैटेगरी को वो शो कर रहा है। तो रचनात्मक है यदि वो अच्छे काम में अपने ब्रेन को लगा रहा है, कोई नई इन्वेंशन कोई कर रहा है, तो वो आपका कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन अगर वो उसको नेगेटिव अप्रोच में लेकर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पर विध्वंसात्मक कैटेगरी में। तो इसमें दोनों चीज़ शामिल है। लेकिन इसमें क्या है कि भाई जो डेवलप भाई से लंबाई है बढ़ी तो रही है, वेट है आपका बढ़ी तो रहा है, तो ये इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव मैनर की बात हम इसे कहते हैं। तो आपका रचनात्मक परिवर्तन की ओर इशारा करता है। और जो विकास है उसमें रचनात्मक और विध्वंसात्मक की चर्चा होती है। अब अगर मैं आपसे बात कहूँ कि इस अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं। अब व्यक्तिगत भेद से क्या तात्पर्य है हमारा,
कि देखिए कोई बच्चा लंबा है, कोई छोटा है, किसी का बहुत कोई दुबला पतला है, किसी की लंबाई बहुत अच्छी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि सबका एक जैसा है तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम विकास की चर्चा करें तो विकास में कुछ हद तक समानता होती है। अब समानता हम कैसे जान सकते हैं कि समानता होती है? तो देखिए समानता इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे मान के चलिए 9th क्लास के बच्चे को ये चीज़ें आनी चाहिए, जो भी उनका सिलेबस का पार्ट है, मतलब वो लगभग सब उतना जानते होंगे। अब थोड़ा 19-20 तो हो सकता है, लेकिन अगर वो उसका अगर आप देखें कि सबका काम उतना ही है, सबका सिलेबस उतना ही है, वो चीज़ें उनको आती हैं, ज़्यादातर आती हैं। अब कुछ बच्चे जो ऐसे हैं कि भाई जो पढ़ते ही नहीं है, तो इनका तो कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे अपवाद भी सब जगह हैं। लेकिन यदि हम कहें तो बच्चे का यहाँ पर कहना चाहिए कि जो अगर हम सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं तो वो इसमें देखने को मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें व्यक्तिगत भेद होते हैं। जबकि इसमें जो है काफ़ी हद तक समानता देखने को मिलती है कि वो चीज़ें उतना बच्चे जान रहे हैं कि जैसे जो भी आपका सिलेबस है। अब देखिए यहाँ पर एक दो बातें मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, एक तो आपका सिलेबस और एक करिकुलम। अगर मैं आपसे अंतर पूछूं कि सिलेबस में और करिकुलम में क्या डिफरेंस है, तो देखिए सिलेबस और करिकुलम, सिलेबस तो क्या है कि आपका जो बुक है आपकी, उसमें कुछ चैप्टर्स आपके दिए होते हैं, तो वो आपका एक सिलेबस का पार्ट है। लेकिन करिकुलम में क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है। जैसे जब बीटीसी या बीएड कुछ लोग करते हैं, या इंटरमीडिएट में भी क्या होता है कि कुछ खेलकूद कार्यक्रम भी चल रहे हैं, एनएसएस प्रतियोगिता भी बीएड लेवल पे हो रही है, बीटीसी लेवल पर एनएसएस है, एनसीसी है, गेम्स हो रहे हैं, और आपका मैक्रो टीचिंग बीएड सेक्शन में जब होती हैं, तो ये क्या है, आपका करिकुलम का एक पार्ट है। तो करिकुलम में बच्चे का सिलेबस प्लस एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। तो पाठ्य से आगामी जो क्रियाएं भी यदि शामिल हो रही हैं तो वो आपका करिकुलम का पार्ट है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, ये दो शब्दावली, इन पर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया कि पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यचर्या क्या है। और देखिए अगर आपने महसूस किया हो तो एनसीएफ 2005, उसका यदि आप देखें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की बात कही गई है, पाठ्यचर्या की बात कही गई है, पाठ्यक्रम की बात नहीं की गई है। क्योंकि पाठ्यक्रम क्या है, वो आपका संकुचित अर्थ हो जाता। लेकिन जो जो करिकुलम है वो आपका एक ब्रॉड मीनिंग में उसका अर्थ है। और इसीलिए हमें भी क्या करना है, बच्चे की सोच को ब्रॉड करना है, तभी तो डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा। और हमें यही शिक्षा का उद्देश्य भी यही बात है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। तो ये सब बातें हम अभी आगे जैसे जैसे क्लास आपकी बढ़ेगी, आपको सारा पूरा एक अंतर आपको बताएंगे कि भाई कैसे इसमें हमें क्या करना चाहिए और इसमें क्या है। ये तो बात आपकी कुछ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से भी हमने कुछ रखी है आपकी। अब जैसे आपका एक इसमें एक नया शब्द आया कि भाई मनोविज्ञान, क्योंकि बाल मनोविज्ञान की चर्चा हमने आपसे की, तो बालक के मनोविज्ञान को यदि हम लें या मनोविज्ञान केवल शब्दावली को यदि हम लें, तो मनोविज्ञान को साइकोलॉजी जो पार्ट है आपका, तो मनोविज्ञान को दो अगर हम तोड़ें तो साइको प्लस लॉजी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइको का मतलब जो है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब है सोल, आत्मा, और लॉजी माने टू स्टडी, आत्मा का अध्ययन, साइको की बात करते हैं। फिर उसके बाद ये मन का विज्ञान आया, जैसा कि नाम है मनोविज्ञान, जो मन का विज्ञान है वही मनोविज्ञान है। लेकिन क्या हुआ कि मनोवैज्ञानिक मन को वही, चूंकि ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, तो इसकी कोई ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाए। तो फिर उसके बाद आया कि चेतना का विज्ञान है। चेतना का मतलब कि कॉन्शियस की बात आती है। अब कॉन्शियस में भी फिर 3 कैटेगरी भाग को हम बांट सकते हैं कि चेतन मन है, अचेतन मन है, और एक आपका अर्धचेतन मन है। तो इसकी व्याख्या इस पर ढंग से नहीं की सकती, तो इसलिए भी इसको भी माना गया कि भाई ये भी इसकी व्याख्या चूंकि नहीं हो सकती, तो इसलिए उसको भी फिर फेल हो गया। इसके बाद जो आज की जो परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो ये वाटसन महोदय ने व्यवहार का विज्ञान शब्द का प्रयोग किया कि भाई मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। और ये डेफिनेशन पेपर में कई बार पूछी जाती है कि ये कथन किसका है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो ये कथन जो है जे बी वाटसन महोदय का है। और मनोविज्ञान क्या करता है कि हमें जो कैसे कि अभी जो मैंने आपसे पहले आपसे चर्चा की कि भाई क्या और क्यों और कैसे,
तो ये उसी का एक पार्ट है कि जब तक हम बच्चे के मन को नहीं पढ़ेंगे, तब तक उसके मन अंतस को नहीं छू सकते, और हम मन अंतस को जब तक नहीं छू पाएंगे तो हम बच्चे को ज्ञान, जो हम नॉलेज देना चाहते हैं अपने विषय का, जो भी उसे हम जितना हम पर आता है, उसे जब तक हम नहीं दे सकते, जब तक कि उसके हम अंतस मन को नहीं छू सकते। और उसके लिए फिर वही बात आती है घूम फिर कर कि हमें क्या करना पड़ेगा एज ए बीइंग ए गुड टीचर, कि हमें दो बातें अपने बच्चों में पैदा करनी पड़ेंगी। वो क्या है? हमारी रुचि और जिज्ञासु। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। आप लोग कहते होंगे कि भाई जैसे अंग्रेजी बहुत मुश्किल है, गणित बहुत मुश्किल है। अब कुछ लोग तो हमने ऐसा भी सुना कि भाई मैथ्स के लिए लोग कहते हैं कि भाई मैथ की तो फुल फॉर्म ही ऐसी है, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। मैथ्स की फुल फॉर्म बताते लोग कि साहब बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है। लेकिन जिस बच्चे को मैथ समझ में आ गया, जिस टीचर ने उसको मैथ अपने रुचि पैदा कर दी, उसके लिए मैथ बड़ा आसान सा लगता है। तो ये सब कैसे, क्यों हुआ? अब जैसे मैं आपसे ही चर्चा करूं कि एक वर्ड है, देखिए जैसे एक टीचर वर्ड की हम एक रूपरेखा लें, और हमें मान लो बच्चे की वोकैबुलरी मान लो हमें अच्छी करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमने एक जो टीचर शब्द है उसी को हमने मान लो लिया, टीचर शब्द लिया, और टीचर में से मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इसमें से कितने वर्ड मीनिंग बन सकते हैं, मान लो मैंने आपसे पूछा कि भाई ये टीचर वर्ड है, इसमें से कितने वर्ड मीनिंग बन सकते हैं, तो ये हमारा क्या काम करेगा? ये बच्चे के जो अंग्रेजी की वोकैबुलरी है, जो शब्दकोश है, उसको और डेवलप कर सकता है। कैसे कर सकता है? अब जैसे मैं आपके सामने लगभग 11 वर्ष तो आपको मैं ही बना कर दिखाता हूँ, लेकिन इसमें से 30 वर्ड से ऊपर वर्ड बनते हैं। अब जब अगर हम बच्चे में एक बार हमने क्या करना है कि माचिस की एक बार तीली हमको जलानी है, जब बच्चे के अंदर वो आग, पढ़ाई के प्रति जो जिज्ञासा है, वो जब अगर एक बार पैदा हो गई, तो बच्चा पता पड़ेगा अगली बार से खुद पढ़ रहा होता है। और हमारा एक अच्छा शिक्षक होने के नाते यही कर्तव्य बनता है कि हम बच्चे के अंदर वो आग लगा दें कि बच्चा आगे खुद बढ़े और खुद वो पढ़ रहा हो। आपसे जब वो क्लास में जब आप आए, जब आपसे कोई अंतः क्रिया हो, तो प्रश्न आप उससे ना पूछें, वो प्रश्न आपसे पूछे कि सर ये चीज़ कैसे होती है। तो वो बात ज़्यादा प्रभावशाली होगी, और वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें उसी शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बच्चे को ले जाना है। वही हमें क्या करा रहा है? मनोविज्ञान हमें नॉलेज दे रहा है कि हमें मनोविज्ञान कैसे पढ़ाना है, कि हम बच्चों के मन के विज्ञान को पढ़ लें और उसी के हिसाब से हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य है। बाल मनोविज्ञान का जो पार्ट है वही आपका ये आता है। उसी में अगर आप देखें, बर्क महोदय ने जो बात कही कि भाई बाल मनोविज्ञान क्या, तो बाल मनोविज्ञान क्या है कि बच्चे की गर्भावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक की अवस्था का अध्ययन करना ही क्या है? बाल मनोविज्ञान की बात है। तो वो अभी आज आपका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है आज आपका। तो मैं जब आपका एक टॉपिक वाइज जब आपसे इसकी चर्चा करूंगा, तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो बात फिर यहीं पर आती है कि जैसे हम कह रहे हैं कि भाई टीचर वर्ड में से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। तो देखिए 10-12 वर्ड तो शायद आप भी लोग देख रहे हो कि हाँ 10-12 वर्ड तो इजीली बन जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है, इसमें से 32 वर्ड्स बन सकते हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको ये नहीं है कि आपको ये सारी बातें बताना है, क्योंकि ये मेरा विषय भी ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल टी बन रहा है, हर बन रहा है, और हर बन रहा है, एट बन रहा है, कैट बन रहा है, इसमें से हेट, हीट, बहुत सारे वर्ड हैं जो इससे बन सकते हैं। तो हम इसे क्या कर सकते हैं कि हमने बच्चे के अंदर पहली बार ये जिज्ञासा करने की कोशिश की कि बच्चा अंग्रेजी में वर्ड मीनिंग कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो उसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं, बच्चे को ऐसे करके हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा किसका पार्ट है? साइकोलॉजी का पार्ट है कि हमने बच्चे के अंतस मन को छुआ और उससे हमने कोशिश की कि वो जिज्ञासु बने, वो बच्चा विषय में रुचि ले। कई बार आप ऐसी समस्याएं भी सुनते होंगे कि बच्चा किसी पर्टिकुलर टीचर की क्लास में से भग जाता है। अब क्यों भग जाता है? क्योंकि या तो उसे डर लगता है, या मतलब वो उस विषय से डर रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें उस अपने विषय के अंदर से उस डर को ही तो हटाना है, और हमें करना क्या है? और यही पार्ट हमारा जो उद्देश्य है, वो हमारा यही बात निकल कर आती है कि हमें अपने विषय में बच्चे को जो नॉलेज है वो ऐसी दीजिए कि बच्चा आपसे प्रश्न पूछे, ना कि आप उससे प्रश्न पूछें। क्योंकि देखिए शिक्षा या शिक्षण प्रक्रिया क्या है? भाई शिक्षण क्या है कि छात्र और शिक्षक के बीच में एक अंतःक्रिया है। जैसे जॉन एडम्स महोदय ने एक बात कही कि
शिक्षा क्या है, एक दो ध्रुवी प्रक्रिया को बताई। और दो ध्रुवी प्रक्रिया का मतलब क्या था कि छात्र और शिक्षक के बीच में जो अंतः क्रिया हो रही है वो दो ध्रुवी प्रक्रिया है। लेकिन जब जॉन डीवी ने इसमें एक बात और जोड़ी कि भाई छात्र और शिक्षक में होगा क्या, तो उन्होंने एक तीसरा जो शब्द जोड़ा वो शब्द जोड़ा कि पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या की चर्चा करेंगे। क्योंकि साल भर क्या होता है कि बच्चा जो करता है वो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं, और उसके बाद अपना वो पूरा वर्ष पूरा करते हुए उस विषय की जो भी नॉलेज है वो सारी प्राप्त करते हैं। और इसीलिए क्या बनाया कि जॉन डीवी महोदय ने कि भाई शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ट्राइपोलर आपको सिस्टम बताया। तो ये जो तो आपके दो क्वेश्चंस आपके पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा दो ध्रुव प्रक्रिया, ये किसने कहा, जॉन एडम्स महोदय का कथन है। और जबकि शिक्षा त्रिध्रुव प्रक्रिया है, ये कथन किसका है, ये जॉन डीवी का कथन है। और जॉन डीवी के कुछ कथन और भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक आता है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। तो ये भी कथन आपके जॉन डीवी महोदय का है। तो ये आपका आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको ये पूरी प्रस्तावना समझ में आए कि बाल मनोविज्ञान में क्या, और मैं कोशिश करता हूँ कि भाई आपके अंदर जो भय है इस विषय को लेकर, उसकी बारीकियों से मैं आपको समझा सकता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपसे कि आपकी जो भी क्वेरी भी होंगी उनको भी हम आपका रिमूव करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी जो ये समर्पण लाइव क्लास है, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी लक्ष्य आपका है टेट या सुपर टेट में पास होना, वो पूरा 100% कंप्लीट होगा। क्योंकि ये कोचिंग बहुत ही अच्छे लेवल पर काम कर रही है और इसका एक एक टीचर बहुत ही डिवोटी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और थोड़ा सा आपका भी चेक हो कि देखिए, जैसा कि फिर वही बात आती है कि दो ध्रुव प्रक्रिया और त्रिध्रुव प्रक्रिया, हम जब ही सफल हो सकते हैं कि जब थोड़ी सी मेहनत आप भी करें, हम भी करें, आप भी करें, तभी कोई चीज़ आगे बढ़ सकती है। हम कर रहे हैं और आप ना करें तो फिर वन वे ट्रैफिक हो गया, और वन वे ट्रैफिक से कोई आदमी कहीं नहीं पहुंच सकता। तो कोशिश हमें करनी है कि आप भी, और जो शिक्षण प्रक्रिया क्या है वो भी क्या है कि अंतः क्रिया है। भाई आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछें, हम उसका निस्तारण करें, आपको हम समझा सकें, तो ये हमारा उद्देश्य है। और यही इसी हम पथ पे आगे बढ़ते हैं और आपकी जो भी क्वेरी उनको हम आगे रिमूव करेंगे।